मैं डॉक्टर वीणा छंगानी कोटा के जैन दिवाकर कमला महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका बिंदु है द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं। ये हमारे एमए बीए के पाठ्यक्रम में नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले हर विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आधुनिक युग कविता के दूसरे पड़ाव को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान के विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी से पूर्व कविता की भाषा ब्रज बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से नवीनता से प्राचीनता का आवरण हटा दिया। जाति हित की अपेक्षा देश हित को महत्व दिया। हिंदू होते हुए भी भारतीय कहलाने की गौरवमय भावना को जागृत किया। अतीत के गौरव को ध्यान में रखते हुए भी वर्तमान को न भूलने की प्रेरणा दी। खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं में हम पहला बिंदु लेंगे राष्ट्रीय चेतना का। इस युग की राष्ट्रीय चेतना प्रबल और मुखर है। कविता ने देशभक्ति पूर्ण रचनाएं की, परतंत्रता से मुक्ति का संदेश दिया, भारतीय अतीत को श्रद्धा से देखा गया। गुप्त जी ने भारत भारती में भारत को गौरव को इस प्रकार रखा है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल कहाँ। कवियों ने देश की गरीबी, विपन्नता, सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने पर बल दिया। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी का बहिष्कार इस समय का प्रमुख नारा था। सामाजिक चेतना, जाति पाति, छुआछूत, स्त्री शिक्षा, विधवा और बाल विवाह जैसे अंधविश्वास को लेकर साहित्य लिखा गया। दहेज प्रथा का विरोध जमकर हुआ। देश की दीनहीन दशा, आलस, खुदगर्जी, मिथ्या कुलीनता पर इस युग के कवियों की नजर गई। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने इनका निराकरण करने की भावना जताई है। भरत खंड का हाल है देखो कैसा, आलम का जंजाल है देखो कैसा, जरा फूट की दशा देखकर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो। सामान्य मानवीय भावना, इस युग में सामान्य मानव को स्थान मिला। मानव मात्र के सुख दुख का वर्णन सहज भाव से किया गया। इसी भावना से प्रेरित होकर हरिओ जी ने उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है। आंखें खोलकर देखिए, आज जितनी जातियां हैं सर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएगी, जातियां कितनी सिसकती या मरी। नीति और आदर्श, द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। भारत भारती में कर्म के उद्देश्य के बारे में कहा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्य युक्त उसमें आदर्श का प्राधान्य है। नीति और आदर्श परक रचना करने वालों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय एवं रामचरित उपाध्याय प्रमुख हैं। देखें पंडित रामचरित के विचार। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, लोहे के संग पड़ने से घन की मार अनल सहता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है। जिस पेय में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है। वन्य विषय का विस्तार, द्विवेदी जी ने लिखा था कि चींटी से लेकर हाथी तक, राजा से लेकर रंक तक
समुद्र जल से लेकर अनंत आकाश तक और पृथ्वी से पाताल तक सभी पर कविता हो सकती है। इस काल में वन्य विषयों का अधिक विस्तार हुआ। नायिका वेद को छोड़कर अनेक नए विषयों पर लेखनी चलाई गई इस युग में। उस समय की कुछ कविताओं के शीर्षक देखें जो बड़े रोचक होंगे। परोपकार, निंद्रा, कलयुगी साधु, पुस्तक प्रेम, मेहंदी, नेकटाई, लक्ष्मी लीला और ऐसे कई। हास्य व्यंग्य काव्य। भारतेंदु जैसी चुहलबाजी और जिंदा दिली इस युग में नहीं थी। इस युग में जितनी कुछ लिखा गया वह मर्यादित और संयमित था। हास्य विषय में राजनीतिक, सामाजिक कुरीतियां, फैशन परस्ती, व्यभिचार आदि कई विषय थे। आचार्य द्विवेदी ने कई व्यंग्यात्मक कविता लिखी। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के प्रमुख कवि थे। एक बार लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था। उसी को लक्ष्य बनाकर गुप्त जी ने तीखा प्रहार किया। हमसे सुनो सच की कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, ये ही पक्का सच्चापन, सच कहना तो कच्चापन है। व्यंग्यात्मक कवियों ने तो कृष्ण को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, नाथ उतारो मोर मुकुट को, नाथ उतारो मोर मुकुट को, सिर पे सजो साहबी टोप। धार्मिक भावना। इस युग में धार्मिक भावना भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। मानवतावाद के आदर्श के कारण कविता में पीड़ित और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति रही। इस प्रकार कवि का ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में बदल गया। गोपाल शरण सिंह के शब्दों में, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के ही बंधन में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। इस युग में प्रबंध काव्य, खंड काव्य और प्राचीन मुक्तों का भी प्रयोग हुआ। गीतों में छायावाद की लाक्षणिकता, व्यंजना का भी अनुकरण किया गया। प्रिय प्रवास, साकेत, चिंतामणि महाकाव्यों का इसी समय आगमन हुआ। गुप्त जी के रंग में भंग, जयदत्त, वध, किसान, प्रेम पथिक आदि रचनाएं भी इस युग में लिखी गई। छंद और अलंकार और भाषा परिवर्तन भी इस युग में हुए। आचार्य द्विवेदी के प्रयासों से खड़ी बोली ने ब्रज भाषा को बदलकर इसका स्थान ले लिया। खड़ी बोली अपनी अपरिपक्वता, कर्कशता से निकलकर व्यवस्थित होने लगी। जयदत्त, वध की प्रसिद्धि ने ब्रज भाषा के मोह का वध कर दिया। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती बन गई। छंद के क्षेत्र में भी अद्भुत बदलाव आए। दोहा कवित तक सीमित नहीं रहे। अब रोला, गीतिका, लावनी, हरि गीतिका कुशलता से प्रयोग होने लगे। ब्रज भाषा के विद्वानों को संदेह था कि शायद खड़ी बोली में छंद ग्रहण करने की शक्ति है भी या नहीं, लेकिन यह शंका निर्मूल सिद्ध हुई। अलंकार विधान में भी इस युग के कवियों ने कौशल परिचय दिया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का उन्होंने बड़ी सुंदरता से प्रयोग किया। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक उत्थान, राष्ट्रीय जागरण, उच्च आदर्शों का काव्य था। इस युग में सभी काव्य रूपों में रचना हुई। इस युग के कवियों ने परिपक्वता को बनाया। हिंदी साहित्य के विकास में इसका योगदान भुलाया नहीं जा सकता।